सभी विद्यार्थियों को मैं भगवान सिंह गुर्जर इस कक्षा 10 की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं एवं जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी का इसी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमने पाठ 2 को पूरा पढ़ा और पाठ 2 के 4 भाग मैंने आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। आज हम पाठ 4 के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि इस पाठ में केवल एक प्रश्न और वो भी 6 नंबर का पूछा जाता है। उसका भी क्रमांक फिक्स है। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है उसका जो 25वें नंबर का प्रश्न होता है वो 25वां नंबर का प्रश्न आपके प्रश्नावली 4 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगले वर्ष जो 9वीं से 10वीं में इस वर्ष आए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि पाठ 2 में जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है उसको आप अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि उसका बार बार यहाँ पर उपयोग होगा। जैसा कि पाठ 4 का जो नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो इस पाठ के नाम को हमको समझना है कि पाठ क्या चाह रहा है और ये 2 क्या है, चर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, इनके बारे में हमको थोड़ा सा अध्ययन करें, उसके बाद ही हम पाठ पे चलेंगे। 2 आप जानते हो, 2 यूनिट 2 संख्याएं, तो 2 के बारे में हम समझते हैं। आता है चर। अब चर की परिभाषा हमको आनी चाहिए कि चर होता क्या है। चर और इसी के साथ एक और होता है अचर। सबसे पहली बात ये कि हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं कि एक्स और वाई यही चर होते हैं। ऐसा नहीं है। चर की एक परिभाषा होती है कि वे राशियां जिनका मान समय के साथ बदलता रहता हो वे राशियां चर राशियां कहलाती है। जैसे हम सुबह जब सो के उठते हैं तो हम देखते हैं सुबह सुबह ठंड का मौसम रहता है, फिर दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो हमें पता लग रहा है कि सुबह से और दोपहर तक तापमान में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो जहाँ पर रोड खाली मिलता है वहाँ पर आप बहुत तेज़ी से उस साइकिल को दौड़ाते हुए आगे निकल जाते हो, और जब आपको लगता है कि यहाँ भीड़ भाड़ वाला स्थान आ गया तो आप उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को स्लो कर देते हो। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि वहाँ पर आपने किसको बदला, आपकी गाड़ी की स्पीड को। वहाँ पर तापमान में क्या, तापमान में भी सुबह का तापमान कम था, दिन में तापमान बढ़ गया और शाम होते होते फिर तापमान घट जाता है। तो ये बढ़ना घटना समय के साथ जो परिवर्तन वे राशियाँ होती है, वे राशियाँ कौन सी राशियाँ कहलाती है, चर। क्योंकि हमारे मतलब में हम कक्षा 6 से और 9 तक हमने हमेशा एक्स और वाई और जेड इनके रूप में ही हमने चर राशियों को माना है। क्योंकि कई बार हम सवाल करते थे कि राम की आयु 1 वर्ष है, अब 1 वर्ष है। इसी तरह हम माना कि मोहन की आयु y वर्ष है, तो हम एक चर के रूप में एक्स वाई को लेते थे। लेकिन एक्स वाई की जो मैंने परिभाषा बताई उसको अच्छे से आप याद करें। इसी तरह ये अचर वाली जो राशियाँ होती है वे राशियाँ जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। अब 2 को चाहे आप आपके घर पढ़ो, चाहे विद्यालय में पढ़ो, चाहे आप कोई दूसरे स्थान पे जाके पढ़ो, तो आप 2 को 2 ही कहोगे। जैसे आपने पंखा है, पंखे को एक 5 की स्पीड में करके आपने छोड़ दिया, अब पंखा 5 की स्पीड में ही दौड़ेगा, वो 6 की स्पीड तो नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस पंखे के रेगुलेटर को बार बार कम ज़्यादा किया तो उसकी चाल परिवर्तित होगी समय के साथ, तो वो चाल किस में चले गई, चर में। और अगर आपने उस पंखे की स्पीड को एक फिक्स उस पर रख दिया तो पंखा एक फिक्स चाल से घूमेगा। तो एक ही पंखे वाले उदाहरण ने आपको 2 परिभाषाओं से अवगत कराया, चर और अचर से। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। आप इसको दैनिक जीवन से जोड़ें। इस गणित को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन से जोड़ोगे उतनी ही गणित आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप एक्स वाई 2 3 तक ही नहीं सीमित रहे,
इसके बाद में हमने चर वाला कंसेप्ट यहाँ पर सीखा कि वे राशियाँ जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है वे राशियाँ चर राशियाँ कहलाती। इसी तरह इसका अपोजिट अचर वे राशियाँ जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता वे राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती है। इसके बाद में रेखिक और समीकरण। समीकरण आप जानते हो तुल्य वाला कंसेप्ट है, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, बराबर होता है, वे वह समीकरण कहलाता है। इसी तरह आपका ये रेखिक आ गया, रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण का अर्थ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस बी बराबर 0। अब एक्स प्लस बी बराबर 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर चर कौन है, एक्स। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन आप ये मानना कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो वह समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, आप कहोगे रेखिक समीकरण कहलाता है। और रेखिक समीकरण जो होता है इसके बारे में हम और भी इसको कई तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। जब कोई रेखिक समीकरण होता है वो एक सरल रेखा को व्यक्त करे। सरल रेखा का मतलब जब इसको इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सरल रेखा के रूप में एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो वह सीधी लाइन प्राप्त किस में होती है, वो रेखिक समीकरण में होती है। तो एक्स का अधिकतम घात, एक्स से तात्पर्य चर राशियों से। इसी तरह यहाँ पर कितने चर है, 2। अब यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा है, समीकरण में यहाँ पर एक्स और वाई। आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 चर आ गए, एक्स और वाई। ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो और उन चरों की अधिकतम घात 1 हो और जिसे हम एक प्लेन में या ग्राफ पर हम उसको प्रदर्शित करें तो वो एक सीधी रेखा के रूप में हमको प्राप्त हो जाए, तो वो 2 चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं। अब ये ए बी और ये ए बी और सी ये क्या है, ये वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा पहले वाले पाठ में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उसकी परिभाषा वहाँ से हम इसको सीख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या से तात्पर्य वास्तविक संख्या में 0 भी आता है। तो 0 आता है तो यहाँ पर जहाँ चर अटैच है अचर से, हम कह सकते हैं ये राशि चर है और इसको अचर के रूप में हम मानते हैं। ये चर और अचर जब मिले हुए हैं तो ये जो चर है, ये चर के साथ जो ए है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही ये पूरी की पूरी डिजिट 0 हो जाएगी, b इज इक्वल टू 0। देन आपको यहाँ पर चर राशि नहीं मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर a और b ये दोनों के मान कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 हो जाते हैं तो ये फिर अपने मूल स्वरूप से ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम 2 चर वाले रेखिक समीकरणों के व्यापक रूप के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं कि 2 समीकरण, 2 जो रेखिक समीकरण हैं उनके व्यापक रूप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लें कि ये a1 से तात्पर्य होगा जैसे 2x, 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर a1। जैसे मैंने लिखा प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। अब आप समझ जाओगे कि ये a1 बराबर तो कितना है, 2 और ये b1 बराबर कितना है, 3 और c1 बराबर कितना है, 4। तो ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो x के आगे है वो a1 है, y के आगे है वो b1 है और जो लास्ट में है वो c1 है। इस तरीके से हम, इसी तरीके से दूसरा समीकरण होगा। दूसरे समीकरण में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 7x प्लस 5y प्लस प्लस 3 बराबर 0। अब आप आसानी से जवाब दे पाओगे कि a2 का मान कितना होता है, यहाँ पर 7 है, b2 का मान कितना है, 5 है और c2 का मान कितना है, 3। इस तरीके से हम इन संख्याओं के रूप में a1 b1 c1 c2 इन सभी के मान हम आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसका व्यापक रूप लिखा। अब गुणांकों में संबंधों के आधार पर इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने a1 का मान कितना था यहाँ पर 2, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। यहाँ पर a2 कितना है, 7, ये मैंने बटा 7। b1 कितना है यहाँ पर 3, ये 3 लिख दिया मैंने। b2 कितना है यहाँ पर 5, ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या ये दोनों बराबर है क्या, आप कहोगे नहीं है बराबर, नहीं है बराबर। जब बराबर नहीं है ये दोनों तो आप पहली वाली कंडीशन पे आ गए। पहली वाली कंडीशन जब हमको प्राप्त हो गई इसकी प्रकृति, तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट ये निकलते हैं
कि इसके जो हल होते हैं वो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल निकलेगा, x का मान भी होगा और y का मान भी होगा। x के दो मान नहीं होंगे, y के दो मान नहीं होंगे, अर्थात x का एक मान निकलेगा यहाँ पर और y का एक मान निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसके हल अद्वितीय होंगे। और जब जिसका हल निकलता है वे युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। तीसरा, जब आप इसको ग्राफ पे जब ग्राफ को खींचोगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे लाइन है, तो वो लाइन जो मिलेगी, दो लाइन है क्योंकि यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है, इसकी भी अलग लाइन होगी, इसकी भी अलग लाइन होगी ग्राफ पर। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब काटेगी। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा रखा है, ये दो लाइनों को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, काटेगी। और आप जब ग्राफ को हल करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये लाइनें किस प्रकार कट रही है, और जिस जगह कटता है वहीं पर ही हम x और y का मान प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक ही जगह कट रहा है तो इसमें x का मान एक ही निकलेगा और y का मान भी एक ही निकलेगा। एक का तात्पर्य एक से नहीं है, एक का तात्पर्य है कोई सी भी संख्या निकल सकती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आ गई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 को। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं निकलने का तात्पर्य हुआ कि जो दोनों रेखाएं होंगी या दोनों लाइनें होगी वो समांतर होगी। और समांतर रेखा की हम परिभाषा समझते हैं भली भांति कि वे रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को कभी नहीं मिले, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं मिले और उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। जैसे रेल की पटरी है, आप दिल्ली से लेकर आप नीचे चेन्नई तक चले जाओ तो आपको वो लगेगा कि बीच का जो दोनों पटरियों का जो अंतर है वो बराबर है। इसी तरह जब दोनों रेखाएं मिलेगी नहीं तो x और y का मान निकलेगा नहीं, और जिसका मान निकलता नहीं है वो युग्म कैसे होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। अब आती है नंबर तीसरी कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आप कहोगे कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बिल्कुल संपाती है। संपाती का मतलब बिल्कुल उसके ऊपर चिपकी हुई है। जैसे हम कहें कि इस मेरी जो अंगुली है इसके ऊपर दूसरी अंगुली ऐसे रखी हुई है, तो आप कहोगे कि अंगुली कितनी जगह से स्पर्श कर रही है, तो आपका कहना यह होगा कि सर इसमें तो बहुत सारी जगह पर ये स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, और बहुत सारे हल निकलेगा मतलब अनेक हल या असीमित हल। और इसका जब हल निकलता है, जिसका हल निकलता है वे जो युग्म होते हैं वो कैसे युग्म होते हैं, संगत युग्म होते हैं। इस तरीके से इन गुणांकों के संबंध के आधार पर इनकी प्रकृति होती है। आगे हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। अब हम प्रश्न लेते हैं। जैसे मैंने पहले प्रश्न में 4 प्रश्न है, वहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर लिए मैंने, पहला और चौथा। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि आपको ये जो युगपत समीकरण यानी दो रैखिक जो समीकरण आपको दे रखे हैं, इन दोनों रैखिक समीकरणों में आपको पहचान करना है कि ये संगत है या असंगत है। इसके लिए अब आप जानते हो, इस 8 को 9 को इधर ले लें, तो यह मैंने लिखा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 6y 9 को इधर ले लो, माइनस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। आपने समीकरणों में लिख लिया। अब आप जानते हो इसका व्यापक रूप आपको पता है, तो ये a1 का मान कितना है यहाँ पर 2, a2 का मान कितना है यहाँ पर 4, b1 का मान कितना है माइनस का 3, b2 का मान कितना है माइनस का 6, c1 का मान कितना है माइनस का 8, c2 का मान कितना है माइनस का 9। अब आपको जांच करना है कि वास्तव में संगत है या असंगत। अब आप देखिए 2/4 मैंने लिखा है यहाँ पर लिखा -3 बटा माइनस का 6। अब देखिए ये माइनस माइनस तो कट गया, ये देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये दोनों बराबर आ गए। अब अगली उस पर चलते हैं, ये आ गया माइनस 8 बटा माइनस का 9, माइनस माइनस से कट गया, क्या बचा 8/9। क्या 1/2 और 8/9 बराबर है? नहीं है। अब ये कंडीशन हमको पता लग गई। हमने कंडीशन में आपको बताया था, ये दूसरी वाली कंडीशन में बताया था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ऐसी कंडीशन हमको प्राप्त हो गई। ऐसी कंडीशन जब प्राप्त होती है तब ऐसे युग्मों का कोई हल नहीं होता है।
और जिसका हल होता ही नहीं है तो वो समीकरण कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। तो यह लिखेंगे ये कौन से समीकरण है? दोनों असंगत। हमने पहला वाला किया, इसी तरीके हम दूसरे वाले को करते हैं। इस 8 को इधर ले लेते हैं, ये आ गया 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। अब ये बटे को भी हटा देते हैं, या मैंने बटा 1 लिख दिया, 3 लघुत्तम लिया, 3 आ गया। यहाँ पर 4x, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया, 6y आया माइनस का 8। और इसको भी ले लेते हैं हम लघुत्तम के रूप में, तो 8 तिया 24 बराबर 0। बटा 1 लिख सकता हूँ, 3 को ब्रज गुणा किया तो 3 चलेगा 0 में, 1 को इससे गुणा करेंगे तो एजीटी जाएगा। ये आ गया आपके पास 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 इंटू 3। 0 को 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को एजीटी उतार दो, 2x प्लस 3y, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। अब देखिए आगे, अब इसमें भी a1 का मान पहचानिए। a1 बराबर 4, a2 बराबर कितना हो गया? 2। इधर से b1 बराबर बताइए 6, b2 बराबर कितना हुआ? 3, c1 बराबर कितना हुआ? माइनस का 24, c2 बराबर कितना हुआ? माइनस का 12। अब इसको जमा देते हैं, 4/2, 6/3 माइनस 24 बटा माइनस के 12, कट रहा है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 एकम 3, माइनस से माइनस गया, 12 दूना 24 और 12 एकम 12, ये तीनों क्या हो गए? बराबर आ गए। अब तीनों बराबर वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त होती है, ये तीसरी वाली कंडीशन है। इसके हल असीमित होंगे, यानी बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल होने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होगी? संपाती होगी। तो जब बहुत सारे हल होते हैं तो वो जो रैखिक समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ये कैसा, इसका हल कैसे होगा? संगत होगा।